आपका सपना भी साकार हो सकता है, प्रोफेसर की परीक्षा देने को मिल सकती है। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लें तो उसके लिए वर्तमान में हमको तैयारी करनी पड़ेगी राजनीति विज्ञान की। और उसके लिए सबसे आसान है कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को बेहतर तरीके से देखें, उनके प्रश्नों की प्रकृति कैसी है उसको देखें। और आप ध्यान दें कि इस समय राज्य पात्रता परीक्षा के साथ साथ यूजीसी नेट परीक्षा की भी तिथि संभावित रूप से जनवरी के प्रथम सप्ताह में रखी गई है। और उसके ही लगभग एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी एमपी सेट की डेट भी रखी गई है। तो बेहतर होगा कि हम राजनीति विज्ञान के पुराने प्रश्न पत्र को जरूर देखें। यह आज का प्रश्न पत्र 2022 का है और इसके बारे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको उत्तर के बारे में, प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको मैं अपना परिचय बता दूं, पुण्य प्रताप सिंह, और मैं यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं और एमपी सेट 2022 क्वालिफाइड किया है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान से वर्ग एक की दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद जो अनुभव है उसके आधार पर आपको इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी समय भी आपको विषय संबंधी जानकारी उपलब्ध होती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ये मुख्य विषय यानी कि आपका जो राजनीति विज्ञान होगा उसके बारे में है और पहला प्रश्न पत्र 50 प्रश्नों का होता है, उसमें विविध जानकारी पूछी जाती है। तो यदि आप कहेंगे तो उसके बारे में भी हम कुछ वीडियो लाएंगे। तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसमें ऑप्शन है जेस मिल, आयशा वर्लन, टीएच ग्रीन और एफ.ए. हेयक। तो इनकी पुस्तक है 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आयशा वर्लिन, यानी इन्होंने आपकी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में उल्लेख किया है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किसके लिए स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचार है? तो स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचार है, तो ये किसने कहा है? तो यह कहा है लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचार है। यदि आप समानता और स्वतंत्रता एक साथ देंगे तो जब आप स्वतंत्रता देंगे तो सामने वाले की समानता को भी प्रभावित करना पड़ सकता है। जैसे कि सरकार सब्सिडी देती है या फिर आरक्षण का प्रावधान करती है, तो कहीं ना कहीं वह समानता पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट प्रदान करता है, ऐसा लॉर्ड एक्टन कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, इनका बहुत ही प्रसिद्ध न्याय के क्षेत्र में योगदान रहा है और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बेल ऑफ इग्नोरेंस। तो इसको ध्यान में रखें और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 54 पर। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो आपको जानकारी होगी कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत दिए हैं, लेकिन बेंथम इसमें शामिल नहीं होता है
तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंथम। बेंथम जो कि एक उपयोगितावादी विचारक है, और बाकी ये हॉब्स, लॉक, रूसो, इनने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में प्रस्ताव दिए हैं या उनके बारे में चर्चा की है। प्रश्न क्रमांक 55, तो निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीनों के प्रति दायित्व के रूप में देखता है? तो प्रश्न को फिर से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीनों के प्रति दायित्व के रूप में देखता है? तो यह कौन देखता है? लॉक, जॉन लॉक। फिर है प्रश्न क्रमांक 56, उदारवाद निम्नलिखित में से किसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं है? तो उदारवाद किसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं है? तो उदारवाद स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सहमति, इनके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन सामाजिक समूह या सामूहिक निकाय के प्रति वह प्रतिबद्ध नहीं है। क्योंकि जब उदारवाद आता है तो वह स्वतंत्रता प्रदान करता है, और स्वतंत्रता प्रदान करेगा तो क्या कहता है वो, वहाँ सामूहिकता वाली चीज़ें कहीं ना कहीं एक साइड हो जाती हैं, वो बाकी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं। यानी जब उदारवादी वाली प्रवृत्ति आएगी तो फिर आपको समुदाय जैसी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। उदारवाद से फिर पूंजीवाद आता है, आर्थिक स्तर पर विकास, निजीकरण, ये सब चीज़ें आती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 57, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो मार्क्स हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और आर्थिक जो हित हैं वह बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के बीच उनको देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 57 का ऑप्शन हो जाएगा आदिम साम्यवाद। यानी इतिहास का प्रथम युग में बताते हैं कि आदिम साम्यवाद था। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 58, पारिस्थितिकवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम ऑप्शन पर चर्चा कर लें। यह प्रकृति को मूल्यवान आर्थिक संसाधन मानता है। तो पारिस्थितिकवाद यह तर्क देता है कि मानव जीवन में भौतिक विकास और समृद्धि के लिए असीमित संभावनाएं हैं। यह मानवीय स्वार्थपरकता तथा भौतिकवादी प्रवृत्तियों को मान्य करता है। फिर इसका डी ऑप्शन है कि यह भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्वों का प्रश्न उठाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यह भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्वों का प्रश्न उठाता है। यानी यह कहता है कि जो आगामी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वर्तमान की पीढ़ियों का नैतिक दायित्व बनता है। यानी कहीं ना कहीं यह सतत विकास की बात करता है, पर्यावरण के सहभागी होने के रूप में विकास करने की बात करता है। प्रश्न क्रमांक 59 है, बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है? तो समान सामाजिक अधिकार, एकल समान राष्ट्रीय संस्कृति, विभेदकारी नागरिकता या आर्थिक समानता। तो प्रश्न क्रमांक 59 का आंसर हो जाएगा विभेदकारी नागरिकता। यानी बहुसंस्कृतिवाद यानी कि बहुत सारी संस्कृति के लोग स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी राज्य में निवास करें, उनके जो अधिकार हैं उनको मिलें। तो इसमें विभेदकारी नागरिकता की बात करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि बिल किमलिका का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद है भीखू पारेख जैसे लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 60 है, समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन है CEM जोड, फिर है चार्ल्स फुरिये, GDH कोल, JS मिल। तो समाजवाद एक आंदोलन भी है और विचार भी, यह कथन है GDH कोल का। इसके अलावा इसमें CEM जोड ने भी समाजवाद के बारे में एक प्रसिद्ध कथन कहा है कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसको लोग अपनी आवश्यकता अनुसार पहनते हैं और जिससे उसका आकार बिगड़ गया है। प्रश्न क्रमांक 61 है, इसमें वह कथन है, प्लेटो के कथन है कि, तो पहला कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है और मैं राज्य हूँ,
राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। राज्य जीवन के लिए उत्पन्न हुआ एवं अच्छे जीवन के लिए गतिशील है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह भी कथन है। इसके अलावा राज्य जीवन के लिए उत्पन्न हुआ एवं अच्छे जीवन के लिए गतिशील है। तो पहला और चौथा यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तु का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62। तो राज्य एक प्राकृतिक तथा आंगिक यौगिक है। वह संविधान सर्वोत्तम है जो दीर्घकालीन होता है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र सरकार का आदर्श प्रकार है। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। तो कौन सा कथन अरस्तु का नहीं है? ऑप्शन सी लोकतंत्र सरकार का आदर्श प्रकार है। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में अरस्तु ज़्यादा कोई बेहतर बात नहीं करते हैं। लोकतंत्र को वह सबसे घटिया स्तर का शासन तंत्र कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 63 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख रहे हैं मैकियावेली की पुस्तक है फोर्थ डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। तो या तो ए वाला होगा या फिर ए वाला होगा, ए नंबर या फिर सी नंबर। फिर बढ़ते हैं हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। इसको तिमिंगल भी कहा जाता है। सी नंबर लॉक का रहेगा आपका टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, सी का फर्स्ट। इसके अलावा रूसो का रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा? मैकियावेली का हो जाएगा क्या? रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न क्रमांक 64 है। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक असमानता एवं परंपरागत असमानता में भेद किया है? रूसो, लॉक, हॉब्स, बेंथम। तो यह भेद किया है रूसो ने। प्रश्न क्रमांक 65। निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन जे.एस. मिल ने नहीं किया? तो जे.एस. मिल ने क्या क्या किया है? नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की है, व्यक्तिवाद की बात की है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं की है, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 66। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है? तो इसका सर्वहारा का अधिनायकवाद है, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण है, श्रमिकों के हित में राज्य के द्वारा लागू कानूनों का निर्माण है ना। लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था वर्गहीन और राज्यविहीन समाज। सबसे अच्छी व्यवस्था इनके लिए कौन है? मार्क्स के अनुसार वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की बात करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो मार्क्स एक जर्मनी के विचारक हुए हैं और इन्होंने इंग्लैंड से संबंधित जो भी परिस्थितियां दिखती थी उसके बारे में उन्होंने विचार किए हैं, उनका विश्लेषण किया है। और इनकी एक रचना है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। आप उसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे कौन सी रचना थी वो। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। प्रश्न क्रमांक 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन है राज्य श्रमिकों के शोषण का एक साधन है, राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक सामाजिक समझौता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतरण है,
यानी देवत्व के सिद्धांत को मानता है हीगल। प्रश्न क्रमांक 68, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माओ जेडांग से साथ संबंधित नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 68 का कौन सा संबंधित नहीं है? एक देश दो सिस्टम, लॉन्ग मार्च, छोटी लाल किताब, सांस्कृतिक क्रांति। तो संबंधित नहीं है एक देश दो सिस्टम। बाकी लॉन्ग मार्च, छोटी लाल किताब, सांस्कृतिक क्रांति माओ जेडोंग से संबंधित है, जिसको माओ से तुंग भी कहते हैं। और इन्होंने चीन के बारे में, या वो चीन के एक महान राजनेता थे, उन्होंने एक कथन कहा था कि राजनीति या शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक एंटोनियो ग्राम्सी हैं? तो इसमें कन्फेशंस, प्रिंस, प्रिजन नोटबुक्स, सोशल रिफॉर्म्स और सॉल्यूशन और रेवोल्यूशन। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका प्रिजन नोटबुक्स, एंटोनियो ग्राम्सी की रचना है, जबकि प्रिंस मैकियावेली की रचना है। फिर अगला प्रश्न, हॉब्स के लिए संप्रभुता है। तो हॉब्स के लिए संप्रभुता क्या है? नागरिक कानून के अधीन, जनता की इच्छा के अधीन, राजा एवं संसद में विभाजित है, कानून के ऊपर एवं केवल प्राकृतिक कानून में ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कानून के ऊपर एवं केवल प्राकृतिक कानून में ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यह है हॉब्स के लिए संप्रभुता। प्रश्न क्रमांक 71, सप्तांग की दृष्टि से कौटिल्य ने दुर्ग को कौन सा स्थान दिया है? कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त, इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दिया था, जिसमें इन्होंने राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, है ना, दंडकोश, मित्र, ऐसे कुछ नाम स्थापित किए थे। तो दुर्ग को कौन से क्रम में रखा गया है, वो यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक जिसका सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि चौथे क्रमांक पर दुर्ग को रखा गया है, यानी हमको उनका क्रम भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, फतवाए जहांदारी के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल, जियाउद्दीन बर्नी, कबीर, एम के गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 73, मैं ना राजनीतिज्ञ हूँ ना राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों से हूँ, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ, जब वह ठीक होगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह किसने कहा है? एम.एन. रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। तो यह किसने कहा है कि मैं ना राजनीतिक हूँ ना राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में से हूँ, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। तो इसमें आपको ऐसे प्रश्नों में बहुत ही बारीकी से उन शब्दों को पकड़ना होता है। इसमें आत्म तत्व की बात आ रही है, वो बोल रहे हैं कि मैं राजनीतिक भी नहीं हूँ, मैं ना राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में से हूँ। तो इसमें से स्पष्ट जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है। वह कहते हैं कि जब वह ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी खुद को ठीक करना है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है ना, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। प्रश्न क्रमांक 74, मोहम्मद इकबाल के जवैदनामा के अनुसार अहम के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका ऑप्शन है डी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 है, पंडित रमाबाई ने किस पुस्तक में लिखा है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता स्त्री प्रगति की नींव है? 75 का बी नंबर, स्त्री धर्म नीति। यानी स्त्री धर्म नीति में पंडित रमाबाई ने लिखा है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता स्त्री प्रगति की नींव है। यानी स्त्रियों की प्रगति तब होगी जब उनमें आत्मविश्वास आएगा और वो आत्मनिर्भर होंगी। फिर प्रश्न क्रमांक 76, पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता, कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष छोटा ही माना जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा किस संदर्भ में कहा था? राज्यवाद,
मार्क्सवाद, पूंजीवाद या व्यक्तिवाद? तो ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राज्यवाद के संदर्भ में कहा था। नव मानववाद की अवधारणा किसने दी है? प्रश्न क्रमांक 77 है। तो नव मानववाद की अवधारणा किसने दी है? महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, बी.आर. अम्बेडकर। तो यह अवधारणा किसने दी है? एम.एन. रॉय ने। ये नव मानववाद की अवधारणा के जनक हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 6, 5, 3। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के प्रकार बताए हैं 3। कौन कौन से हैं? मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन कर्म से हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, तिलक ने स्वराज होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया? 14 यानी 1914, 1913, 1916, 1912। तो यह प्रारंभ किया था 1916 में। होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ एक और व्यक्तित्व है जो कि आयरलैंड से रही हैं, उनका नाम है एनी बेसेंट। तो इन दोनों नेतृत्वकर्ताओं, राजनेताओं ने होम रूल आंदोलन में काम किया है। क्वेश्चन है 80, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? तो 25 मई 1882, 24 मई 1885, 28 मई 1883, 22 मई 1887। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 28 मई 1883। विनायक दामोदर सावरकर को पढ़ के जरूर जाना चाहिए पेपर में, क्योंकि ये वर्तमान सरकार के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं और विपक्ष और सरकार के बीच यह जो व्यक्तित्व हैं चर्चित रहते हैं, इसलिए हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं और ऐसे प्रश्न बनते हैं तो तैयार करके जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 81, निम्नलिखित में से कौन सी किताब ईस्टर्न द्वारा नहीं लिखी गई? तो ईस्टर्न कौन है? व्यवहारवादी है और इन्होंने राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में अपना योगदान दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 81 में ऑप्शन है दी पॉलिटिकल सिस्टम, 1953। फिर है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, 1965। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, 1965। एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल साइंस, 1956। तो इसमें कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? ऑप्शन डी वाली पुस्तक ईस्टर्न द्वारा नहीं लिखी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल साइंस, ये इन्होंने नहीं लिखी है। बाकी शुरुआत की तीनों किताबें ईस्टर्न द्वारा लिखी गई हैं, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 82, निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित में क्या असत्य है? ऑप्शन है एक सूत्रीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या असत्य है? तो इसमें वैकल्पिक मत प्रणाली शामिल नहीं है, जबकि एक सूत्रीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली शामिल है। प्रश्न क्रमांक 83, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है माइकल कर्टिस का। ऐसे कुछ कथन हमको जो कम से कम पुरानी परीक्षाओं में आए हैं वह तो याद हमको कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 84, दबाव समूह की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या असंगत है? तो दबाव समूह क्या होते हैं कि जो डायरेक्ट राजनीति नहीं करते, लेकिन वो जो राजनीतिक नीतियाँ बनती हैं या कोई योजनाएं बनती हैं उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है औपचारिक संगठन है, सुनिश्चित स्वहित हैं, निश्चित कार्यकाल है, ऐच्छिक सदस्यता। तो क्या असंगत है? तो इसमें निश्चित कार्यकाल असंगत है, क्योंकि एक संगठन तो होते हैं वो, उनके कुछ स्वहित होते हैं, सदस्यता जबरदस्ती नहीं होती है, ऐच्छिक होती है, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वो तो चलते रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 85, तो
क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकारों के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 वर्गीकरण बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, निरंकुश तंत्रीय, वर्गतंत्रीय। तो तीनों शामिल हैं, लेकिन वर्गतंत्रीय इसमें शामिल नहीं है। फिर आता है, सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, सेंट साइमन, माओ या मार्क्स। तो सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है, किसने किया है? सेंट साइमन ने किया है सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 87, मैक्स वेबर के सत्ता के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मैक्स वेबर, इन्होंने सत्ता का वर्गीकरण किया है, इसमें 3 शामिल हैं, परंपरागत सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता, करिश्माई सत्ता, लेकिन आर्थिक सत्ता इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 88, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विचार किसने दिया? तो यह राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? मैक्रेडीज, मार्टिन लिपसेट, गैब्रियल आलमंड, वेबर। तो यह अवधारणा दी है गैब्रियल आलमंड ने। एक पुस्तक है सिविक कल्चर, आप बता सकते हैं क्या किसने लिखी है? जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 89, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, लंबी छलांग नीति किस देश में अपनाई गई थी? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो इसमें द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये नीति अपनाई गई थी चीन द्वारा। किसके नेतृत्व में नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ हुआ? नक्सलवाड़ी, तो यह एक आंदोलन था जो क्षेत्रीय किसानों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था, और नक्सलवाड़ी गांव था पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन यह फैलते हुए अन्य राज्यों में फैल गया। और इसके जो आंदोलन प्रारंभकर्ता थे वो थे चारू मजूमदार व कानू सन्याल, या फिर मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, विनोबा भावे। तो ऑप्शन में ए नंबर सही हो जाएगा, चारू मजूमदार व कानू सन्याल ने इसको प्रारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 91, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका नरसंहार की रोकथाम और सजा संबंधित कन्वेंशन, यानी तीसरा नंबर पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका नस्ल भेद समाप्त करने संबंधित कन्वेंशन, चौथा आ जाएगा। फिर आ जाएगा पहला महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधित कन्वेंशन। फिर आ जाएगा लास्ट में बाल अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 92, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? तो जॉर्ज कैनन, जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, हेनरी किसिंजर, ये सभी यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 93, निम्नलिखित में से 9 यथार्थवाद से संबंधित केनेथ वर्ल्टेज की पुस्तक का नाम चुनिए। तो इसमें पहला है कि साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स। तो केनेथ वर्ल्टेज की जो पुस्तक है उसका नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि यथार्थवाद से संबंधित है। यथार्थवाद क्या है? यानी कि आदर्श चीज़ों को किनारे रखकर प्रैक्टिकली सोचिए, यानी कि अगर आपके जिससे राष्ट्र हित जुड़े हों आप वही काम करें, है ना। ये लोमड़ी और शेर वाली चाल चलनी पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? यूरोपीय यूनियन तो यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में 28, 27, 26, 29 कितने देश हैं? तो इसमें आपके सदस्य हैं 27 देश हैं वर्तमान में।
ब्रिटेन अलग हो गया था इससे, जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं, है ना। यूरोपीय यूनियन की स्थापना मॉस्ट संधि के द्वारा हुई थी और यह स्थापना हुई थी 1992। और इसके जो देश हैं उनका एक संयुक्त रूप से एक लोगो है, उसमें नीले बैकग्राउंड पर 12 स्टार बने हुए हैं। इसके अलावा उन देशों के द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाया जाता है और आपस में व्यापार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 95, याल्टा सम्मेलन 1945 फरवरी के संदर्भ में निम्न में से किन देशों के राष्ट्र प्रमुख ने भाग लिया था। यानी ये जब यूएनओ का निर्माण हो रहा था उससे संबंधित है याल्टा सम्मेलन 1945। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसमें थे शामिल ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन, या फिर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, या फिर सोवियत यूनियन, चीन, फ्रांस। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन शामिल थे। ओके, फिर एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का नारा है। तो यह कथन किसका है, मॉर्गनथाउ, श्वार्ज़ेनेगर, आर्गेन्स्की, ये क्लॉड। तो इसका है उत्तर मॉर्गनथाउ, एक सब के लिए और सब एक के लिए। ओके, फिर आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इससे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी थी, इसलिए उनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहते हैं। तो यह सम्मेलन हुआ था 1944 में, जुलाई माह में हुआ था। भाग लेने वाले सदस्य देशों की संख्या थी 44, लेकिन इसकी दिनांक 4 नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 98, एक तरफ संधि है, एक तरफ वर्ष की सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका वेस्टफैलिया हुई थी 1648 में। इसके बाद जो पुनर्शासन संधि है 1883 में हुई थी। एंग्लो जापानी मैत्री संधि हुई थी 1902 में, और वियना कांग्रेस हुई थी, कब हुआ था, फर्स्ट 1815 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शस्त्र सामूहिक विनाशकारी की सूची में नहीं आते हैं। तो कौन से नहीं आते हैं, नाभिकीय शस्त्र, रेडियोधर्मी शस्त्र, रासायनिक शस्त्र, जैविक शस्त्र। तो इसमें तो सभी आते हैं भाई विनाशकारी। तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चौथा चारों एक साथ ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, जिसको डिटेरेंस बोलते हैं, निवारण, देतांत, है ना, ये शीत युद्ध की शब्दावली है। तो निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह एक राजनीतिक रणनीति का भाग है, यह एक सैन्य रणनीति का भाग है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 100, 1 या 2 या दोनों, ये कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर। तो हमने 50 प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से समझा है, और अभी इसमें 50 क्वेश्चन और शेष होंगे, उनके उत्तर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।